तो आज के क्लास में हम सभी ये पतला वाला जो ऑब्जेक्टिव का किताब है इसका चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बात, सभी लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, बोलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे कंसेप्ट आप लोग पढ़ करके आए होंगे, बढ़िया से रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए बिना समय गवाएं चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे एक साथ जवाब देने का। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए कैश बेसिस पर, ऑप्शन नंबर बी अक्रूवल बेसिस पर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी पर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या बोथ होना चाहिए? क्या बोथ होना चाहिए? यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस पर भी बनाया जाता है और अक्रूवल बेसिस पर भी बनाया जाता है। क्या ये बात सही है? नहीं बाबू, अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है? अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है, उपार्जन आधार का मतलब क्या होता है कि नगद भी और उधार भी। तो अगर नगद उधार दोनों कह दिया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर ए का एग्जिस्टेंस ही खत्म। तो आप फिर ऑप्शन नंबर सी आंसर कैसे बोलिएगा कि बोथ ए एंड बी? आंसर क्या होना चाहिए? अरे मैंने लिखवा भी रखा है भाई ऑब्जेक्ट थ्योरी में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, पढ़ाए हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जनरली इंडिकेट्स। बताइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सामान्य तौर पे क्या दिखता है? क्या नेट प्रॉफिट या लॉस दिखता है? ऑप्शन नंबर बी क्या बैंक बैलेंस दिखता है? ऑप्शन नंबर सी क्या कैपिटल फंड दिखता है? या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज? बताइए। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो रिजल्ट होता है वो साधारण तौर पे सरप्लस या डेफिसिट दिखता है, सरप्लस या डेफिसिट दिखता है, और ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक स्टेटमेंट है किसका? एसेट का स्टेटमेंट है या लायबिलिटी का स्टेटमेंट है या एसेट एंड लायबिलिटी दोनों का स्टेटमेंट है या इनमें से कोई नहीं? सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो कैश बुक का स्टेटमेंट है, यानी कैश का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ एसेट लायबिलिटी या ये सब चीजें नहीं लिखी जाएंगी, कैश का स्टेटमेंट है ऐसा बोला रहता तो हम लोग आंसर टिक कर देते। तो इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 लाइफ मेंबरशिप फी इज। बताइएगा लाइफ मेंबरशिप फी है क्या है बाबू? लाइफ मेंबरशिप फी ऑप्शन नंबर ए लायबिलिटी है, ऑप्शन नंबर बी इनकम है, या ऑप्शन नंबर सी एक्सपेंस है, या ऑप्शन नंबर डी अर्नड बैलेंस यानी कमाई हुई आय है। मैंने आप सभी को पढ़ाया था लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होता है, जीवन सदस्यता शुल्क कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, और अगर कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है तो उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट मान करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लायबिलिटी है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 सेल ऑफ ग्रास बाय ए स्पोर्ट्स क्लब इज। अगर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा ग्रास बेचा जा रहा है, घास बेचा जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, एसेट, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाएगा बताइए? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा सर, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स क्लब में जो स्पोर्ट्स का जो वो ग्राउंड होता है वो हमेशा ही साफ सफाई होते रहता है, घास की कटिंग होते रहती है, मेंटेनेंस होते रहता है, और जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसको बेच दिया जाता है। ये काम हमेशा सालों भर हर महीने चलते रहते हैं, इसलिए रेवेन्यू नेचर का आइटम माना जाएगा। तो कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा सर? रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज टू शो परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बताइएगा कि निम्न में से किसे गैर लाभकारी संगठन के लिए अचल संपत्ति की खरीद दिखाने के लिए उपयुक्त माना जाता है? बताइएगा फिक्स एसेट परचेज किए हैं, कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या इनमें से कोई नहीं?
अरे भाई सिंपल सी बात है, फिक्स एसेट खरीदे हैं तो कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ए, यानी एक स्कूल के द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्राप्त चंदा है। ध्यान देना है, जो चंदा यहाँ मिल रहा है ये किसी खास उद्देश्य के लिए मिल रहा है, किसी खास पर्पस के लिए मिल रहा है। और जब किसी खास पर्पस के लिए मिलता है, स्पेशल पर्पस के लिए चंदा या डोनेशन मिलता है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। कौन सा रिसिप्ट बन जाता है? कैपिटल रिसिप्ट बन जाता है। तो बताइए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन क्या है? एनुअल फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए चंदा मिला है, तो किसी खास पर्पस के लिए हुआ ना, तो इसलिए क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 था वो, 8 पढ़ रहे हैं अभी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीटेड एज, बताइए सब्सक्रिप्शन फिर से मिल रहा है किस काम के लिए सर? क्रिकेट मैच खिलाने के लिए। तो फिर से स्पेशल पर्पस हो गया क्या? और स्पेशल पर्पस बोलते ही कैपिटल रिसिप्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। क्वेश्चन नंबर 9, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, बताइएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो एनपीओ होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं? क्या वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं? नहीं। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं? यस सर। रेवेन्यू अकाउंट? नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। कहता है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। भाई साहब पूरा चैप्टर बनवाए हैं और पूरे चैप्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हर बार रोज रोज कितनी बार लिखे होंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई? इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, यानी कि कमाई ज्यादा है खर्चा से, तो रिजल्ट आएगा सरप्लस। मजे की बात जानते हो, ऑप्शन में पहले के ऑप्शन दिया है प्रॉफिट कि तुम मारो, इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ जाएंगे मैक्सिमम। तो नहीं सर ध्यान इधर उधर हुआ कि प्रॉफिट मार के आ जाएंगे। ध्यान रहे एनपीओ पढ़ रहे हैं, एनपीओ में प्रॉफिट शब्द नहीं, प्रॉफिट की जगह पर क्या लिखते हैं? सरप्लस। इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता यानी इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। उसी को उल्टा कर दिया क्या? ऊपरवा कह रहा था कि इनकम ज्यादा है, अब क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस। अभी समझा रहे थे कि कोई भी सब्सक्रिप्शन या डोनेशन जब स्पेशल पर्पस के लिए मिलता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है, और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए शुड बी रिकॉर्डेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। यस सर। ऑप्शन नंबर सी शुड बी शोन ऑन द एसेट साइड। नहीं सर, अगर रिसिप्ट है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा ना, कैपिटल रिसिप्ट को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं ना जी, एसेट साइड में नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी। ठीक है। 13 नंबर सवाल कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बताइएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्लब के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी कंपनी के द्वारा। भाई पार्टनरशिप फर्म, बैंक और कंपनी ये सब लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। एक क्लब ही है जो एनपीओ के कैटेगरी में आता है, और जो एनपीओ होते हैं वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। लॉजिक समझ में आया? बोलो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? 14 नंबर सवाल, लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड इन। बताना भाऊ लाइफ मेंबरशिप फी को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? यस सर। लाइफ मेंबरशिप फी, अरे भाई लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल रिसिप्ट है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो हर चीजें रिकॉर्ड होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो सब चीजें रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दिखाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यस सर।
भाई लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो एक कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटी होता है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो रिवेन्यू नेचर वाले आइटम लिखे जाते हैं, आयगत नेचर, आयगत प्रकृति है ना, तो सी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, क्या ये भी सही है और बी भी सही है? यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन, बताना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को कहाँ दिखाते हैं? तो बबुआ बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि आउटस्टैंडिंग माने होता है बकाया। जब कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग हो जाता है तो वो लायबिलिटी बन जाता है, लेकिन अगर कोई इनकम आउटस्टैंडिंग हो जाए तो उसे ही अक्रूड इनकम कहते हैं और वो एसेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन एडवांस का केस हो तो अगर कोई खर्चा एडवांस में कर दे तो लायबिलिटी बन जाएगा, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, हाँ खर्चा अगर एडवांस में कर दे तो एसेट बन जाएगा, लेकिन अगर इनकम को एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आउटस्टैंडिंग और एडवांस का कंसेप्ट। चलिए यहाँ क्या पूछा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम है, अगर वो आउटस्टैंडिंग हो जाए तो अक्रूड कहलाएगा, बोलो ना, और वो क्या बन जाएगा हमारे लिए? एसेट बन जाएगा। तो बोलिए कहाँ दिखाएंगे उसको? एसेट साइड में दिखाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी कैश स्टेटमेंट है, यस सर। ऑप्शन नंबर सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है, नहीं सर। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी कैश स्टेटमेंट है। 17 नंबर सवाल कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स व्हिच वन इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा? आप सभी को मैंने पढ़ाया था बाबू, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरह का रिसिप्ट हर तरह का पेमेंट लिखाता है, बशर्ते कैश में होना चाहिए, उधार नहीं चलेगा, नगदा नगदी होना चाहिए तो लिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आउटस्टैंडिंग सैलरी, पहले ही लगा है आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मैंने बकाया, बाकी उधार नहीं लिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन में भी कोई कैश है, कैश ना जाता है ना आता है, समझ गए बात, ना कैश जाता है ना आता है, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है तो उसको भी रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं लिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी लाइफ मेंबरशिप फी, जीवन सदस्यता शुल्क कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, भाई रिसिप्ट है अगर मिल गया है तो लिखेंगे, सीधी सी बात है, किसी भी नेचर का हो, है ना। ऑप्शन नंबर डी अक्रूड सब्सक्रिप्शन, भाई अक्रूड का मतलब ये होता है आउटस्टैंडिंग माने बाकी है, अब बाकी है तो नहीं लिखाएगा, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। एक एक क्वेश्चन क्या लॉजिकल तरीके से सॉल्व हो रहा है, बोलो ना, कोई तकलीफ? चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। अभी अभी हाल ही में आप लोगों को कैपिटल फंड पढ़ाए थे ना, बताइए कैपिटल फंड का फॉर्मूला, एसेट माइनस, ढूंढिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, आ गया ना, अगर कोई सब्सक्रिप्शन यानी इनकम एडवांस में मिल गया है तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? वो लायबिलिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट ट्रांजेक्शन, ध्यान देना शब्द पर, मोस्ट ट्रांजेक्शन, मोस्ट माने ज्यादा से ज्यादा, अत्यधिक ट्रांजेक्शन, ज्यादातर लेन देन, है ना, सभी नहीं, ज्यादातर। ज्यादातर लेन देन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में होता है, क्या ज्यादातर लेन देन नगद में होता है, या ज्यादातर लेन देन उधार में होता है, या ज्यादातर लेन देन नगद और उधार दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं? भाई ज्यादातर लेन देन एनपीओ में ज्यादातर लेन देन नगदा नगदी होता है, इसीलिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को स्पेशली बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट का पार्ट माना जाता है, समझ रहे हो बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एनपीओ में, किसी भी एनपीओ या एनजीओ में, आप लोग देखना ना एग्जाम्पल में एनपीओ एनजीओ का क्या था? प्रोफेशनल बॉडीज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आप लोग सोच के देखो, इन मंदिर, मस्जिद, इन सभी संस्थाओं में लेन देन जो होते हैं क्या उधार बाकी चलते हैं? बहुत कम, बिरले कभी, नहीं तो ज्यादातर नगद में होता है। हॉस्पिटल में जाइएगा उधार बाकी, मंदिर मस्जिद में जाइएगा उधार बाकी, किसी भी क्लब वगैरह में जाइएगा उधार बाकी, सब नगदा नगदी, उधार बाकी नहीं चलता है,
समझ रहे हो? तो ज्यादा से ज्यादा लेन देन नगदा नगदी होता है, कैश में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान दीजिए सभी लोग। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है बाबू? ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश का आना और कैश का जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखाता है? नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। सेम लिख दिया क्या जी? इंग्लिश मीडियम में सेम लिख दिया है। अच्छा हिंदी में ठीक किया है, कैश के जगह पर क्रेडिट होना चाहिए वहां पे, है ना, ऑप्शन नंबर बी में। सभी उधार प्राप्तियां एवं भुगतान, उधार वाले को सबको लिखते हैं। अरे भाई देखो देखो, रिसिप्ट्स और पेमेंट वर्ड जो है ना वही डिस्टर्ब कर रहा है। एक्चुअली में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम्स को लिखते हैं और एक्सपेंडिचर्स को लिखते हैं। जैसे ही यहाँ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की बात कर रहा है तो दिमाग में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ रहा है ना। तो रिसिप्ट और पेमेंट लिखने के जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर शब्दों का प्रयोग किया रहता, देन सुटेबल बैठता, लेकिन रिसिप्ट और पेमेंट शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, सभी नगद एवं उधार प्राप्तियां एवं भुगतान, यानी कि नगद भी और उधार भी। एक बार फिर से गौर करेंगे, जरा ध्यान से बात नहीं करो बाबू, पीछे लास्ट बेंच, एक बार फिर से ध्यान करेंगे। ऑप्शन नंबर एक कह रहा था कि सभी नगद और उधार को लिखते हैं। देखो ऐसा है कि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। देखिए सभी लोग जरा ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी के सभी, इधर हम लोग कैपिटल नेचर हो, कैपिटल रिसिप्ट हो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट हो, सबको लिखते हैं। और इधर कैपिटल पेमेंट हो या फिर रेवेन्यू पेमेंट हो, सबको लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आता है सर? तो ऊपर वाला जो रिवेन्यू रिसिप्ट था, हाँ जी, ऊपर वाला जो ये रिवेन्यू रिसिप्ट था ये उठ के आ जाता है इधर इनकम साइड में, आ जाता है ना, इनकम साइड में, इनकम साइड में आ जाता है रिवेन्यू रिसिप्ट। बोलो कोई दिक्कत? और ये जो रिवेन्यू पेमेंट्स होते हैं ये उठ करके आ जाते हैं इस साइड में, है ना, रिवेन्यू पेमेंट्स। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन ये जो रिवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट हम लोग लिखते हैं, जो यहाँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आया है, ये सिर्फ कैश में आया है, कैश वाला माने नगदा नगदी वाला। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कैश में जो रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ है उसको भी हम लोग लिखते हैं, कैश में जो रिवेन्यू पेमेंट हुआ है उसको भी लिखते हैं। लेकिन क्या उधार वाले को नहीं लिखते हैं? जो उधार में बाकी लग गया उसको यहाँ नहीं लिखते हैं, जो उधार बाकी लग गया उसको नहीं लिखते हैं क्या? उसको भी लिखते हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल रहता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, याद है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, मालूम है ना। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा रहता है कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग रह गया, सब्सक्रिप्शन ड्यू रह गया, या समझ रहे हो, आउटस्टैंडिंग रह गया, इस तरीके से जो आउटस्टैंडिंग वाली चीजें हैं, मैंने जो चीजें बाकी लग गई हैं उनको भी हम लोग वहां से उठा करके और यहाँ पर लाते हैं ना, यानी उधार वाले को भी लेके आते हैं। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि नगद वाले, कैश वाले रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को तो लाते ही लाते हैं, उधार वाले को भी लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा था, वापस से देखेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि, कौन सा क्वेश्चन है? 21। ऑप्शन नंबर एक कह रहा था कि ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि सारे के सारे कैश वाले जो रिसिप्ट और पेमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा था कि ऑल क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, यानी कि जो उधार वाले हैं वो भी आएंगे। तो ए भी सही है, बी भी सही है देखा जाए तो, लेकिन सी में दोनों को मिला के दे दिया, ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि कैश वाले भी और क्रेडिट वाले भी, दोनों ही रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगे यहाँ पर, कैश वाले भी और पेमेंट वाले भी। समझ में आया? सॉरी, कैश वाले भी और क्रेडिट वाले भी। तो इसलिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। क्या
कैसे? रेवेन्यू रिसिप्ट को उठा के यहाँ लिखते हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स को लिखते हैं, कैश वाला हो गया, फिर क्रेडिट वाला भी लिखते हैं। अच्छा ठीक है, इसको एक क्वेश्चन को ना रखिए क्वेश्चन मार्क में। लेकिन क्यों यार क्वेश्चन मार्क में क्यों रखना है? इतना कॉमन सेंस की तो बात है। अच्छा, इसलिए मिस्टेक हो गया। ठीक लॉजिक यहाँ पर मेरा दिमाग नहीं जा रहा था। ठीक लॉजिक भी ध्यान सुनो बाबू। अगर लिखा है ऑप्शन नंबर सी में ऑल कैश एंड क्रेडिट रिसिप्ट, तो ऑल रिसिप्ट हो गए, कैश वाले भी और क्रेडिट वाले भी। लेकिन ऑल वर्ड बोलते ही कैपिटल नेचर वाले भी तो आ गए। ऑल रिसिप्ट और ऑल पेमेंट बोलते ही रेवेन्यू नेचर के साथ साथ कैपिटल नेचर वाला भी तो आ गया। तो ये मिस्टेक हमसे हो रहा था। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए सभी लोग, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। ऑल शब्द बोलते ही अभी मैंने यहाँ समझाया भी है, फिर भी मिस्टेक हो गया हमसे, पता नहीं कैसे। अभी मैंने बताया कि कैपिटल वाला नेचर वाला नहीं लिखते हैं, सिर्फ रेवेन्यू वाला लिखते हैं, और फिर पढ़ते समय मिस्टेक कर दिए। तो थोड़ा सा ध्यान से जो कैपिटल नेचर वाले हैं वो नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है बात? ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले आते हैं, कैपिटल नेचर वाला तो आता नहीं है। बोलो ना। इसलिए ऑल कैश रिसिप्ट बोलते ही, ऑल कैश रिसिप्ट या ऑल कैश पेमेंट बोलते ही रेवेन्यू नेचर के साथ साथ कैपिटल नेचर वाला भी शामिल हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बात? सभी लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। कहता है पेमेंट टू ऑनरेरियम टू चेयरमैन इज ट्रीटेड एज। मैंने पढ़ाया था क्या ऑनरेरियम को? मैंने पढ़ाया था क्या ऑनरेरियम? बोलो ना। अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है, कैपिटल या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन सा एक्सपेंडिचर है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद है कई बार क्वेश्चन में हमें मिला था और हम लोगों ने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने का मतलब ही होता है कि भाई रिवेन्यू नेचर का है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है? 23 नंबर पे गौर करें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आ गया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब आर शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट? बताइएगा। अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है तो उसे हम क्या मानेंगे? लायबिलिटी। इसलिए कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम? इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कौन सा इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन क्या इनकम नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, डोनेशन इनकम नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सेल ऑफ टिकट इनकम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इंडोमेंट फंड। सर इंडोमेंट फंड बेस अकाउंटिंग में आता है और उसे हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। हेलो है ना? तो इसलिए वो इनकम नहीं है, बाकी सब इनकम है। कोई दिक्कत? बोलो ना जी। क्वेश्चन नंबर 24 का डी हो गया। 25 पर आ जाइए। लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू आइटम, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल आइटम्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। बोलो। सिंपल सी बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आते हैं। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 26। मोस्ट ट्रांजेक्शन, फिर से आ गया। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ज्यादातर लेन देन किस में होता है? कैश में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर देखिए। विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट? इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है या अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन नंबर ए कैश बुक, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट। क्या ये करेक्ट हायरार्की है?
या ऑप्शन नंबर बी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बाद कैश बुक, तो अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं, कैश बुक बाद में कैसे आएगा, पहले आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ना ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है बाबू? ऑप्शन नंबर एक को हम लोग सही कह सकते हैं, कोई दिक्कत? 27 का ये हो गया। 28, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन, बताइएगा कैपिटल नेचर का सारा रिसिप्ट कहाँ दिखता है भाई? कैपिटल रिसिप्ट वाले तो अभी अभी बताए थे कि रिवेन्यू रिसिप्ट वाला उठ के आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वाला जो होगा वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है बात। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 28 का बी इज द करेक्ट आंसर। 29 नंबर, ऑल आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर आर शोन इन, बताइएगा रिवेन्यू नेचर का आइटम कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी संस्था एनपीओ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्कूल एनपीओ है, हॉस्पिटल, क्लब नहीं है। अरे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, तो स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल, अरे देखो पूछा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एनपीओ नहीं है, तो आंसर हम लोग कौन सा लिखेंगे? तो स्कूल एनपीओ है, हॉस्पिटल एनपीओ है, क्लब एनपीओ है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एनपीओ, और वही पूछा है क्वेश्चन में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घबरा जा रहा था ना जी। चलिए, तो 30 क्वेश्चन हुए, आगे भी किया जाए। हाँ टाइम है, 40 तक कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अरे बड़ा चैप्टर था भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चिंता ना करें। चैप्टर हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं आज, कल के क्लास में खत्म होगा, ठीक है। आज आधा ही खत्म हो पाएगा, आधा कल होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़े। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, बताना मुख्य उद्देश्य क्या है? टू अर्न द प्रॉफिट, लाभ कमाना, सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना, यस सर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं सर। ऑल ऑफ द अबव, अजीब दिया है ना ऑप्शन नंबर सी, एनपीओ का उद्देश्य लाभ हानि खाता बनाना। चलो, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है बात। चलिए 32 पर आ जाइए, सभी लोग टिक कर रहे हैं। 32 लास्ट बेंच बाहर निकालेंगे अब। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एक संस्था के द्वारा अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो क्या उसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे? यस सर, कि बोथ ए एंड बी, रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 33, एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, एंट्रेंस फी को क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट। 34, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बताओ सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 35, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज, अगर पुराना न्यूज़पेपर बेचे हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। 36, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन, बाबू कोई भी इनकम या खर्चा प्राइज फंड से रिलेटेड हो तो उसको कहाँ दिखाएंगे? उसी फंड में जोड़ेंगे या घटाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाएंगे, यही सिखाया है ना फंड बेस अकाउंटिंग में। चलिए तो आंसर बोलिए, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, लाइफ मेंबरशिप फी ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज, बताइएगा लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है एनपीओ में वो क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। अरे भाई लाइफ मेंबरशिप फी जीवन सदस्यता शुल्क, जीवन भर के लिए, समझ रहे हो, क्या माना जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर
ए। 38 देखो, लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज, लीगेसी को क्या माना जाता है? कैपिटल एसेट माना जाता है। 39 पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, कितना बार पूछेगा ये? क्या माना जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन आज का 40 स्पेसिफिक डोनेशन इज, स्पेसिफिक डोनेशन को क्या मानेंगे? बोल दिया है स्पेसिफिक माने खास, स्पेशल है ना, तो कैपिटल नेचर का बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक बात बताओ, 40 लोग क्वेश्चन हम लोग की एको को न्यूमेरिकल नहीं मिला, दिया है? चलो ठीक है। हाँ चलिए, तो आज के इतना ही रहने दें, बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है अगले क्लास में कर लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।